चलो कल अभी दो दो टॉपिक बाकी है अपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। एक तो थ्योरी टॉपिक है, टाइप 5 कम्स अंडर थ्योरी। एंड टाइप 5 जो है दैट इज फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट किया था, फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या क्या किया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट किया था, है ना। संतोष पहले मुझे ये बताओ, तुझे मिल गए क्या लेक्चर्स? मैंने तुझे लिंक भेजा था, उस चैनल पे चेक किया क्या तूने? मिल गए ना लेक्चर सारे? अभी उस पर चेक करो, उस पर सारे लेक्चर्स है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अभी तक के। ठीक है, कल तक के तो मैंने अपलोड कर लिए, कल का ही लिंक तुझे भेजा था मैंने, तो देख लेना एक बार, ठीक है, चेक कर ले। चलो, सो फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था, देयर वाज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज योर फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा एंड उस हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ, उस हेल्प से अपन उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना मतलब क्या है, तो देखो, फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 4। फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो देखते हैं फिर अब। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू यू, नंबर ऑफ डेथ्स and frequency. And what? Frequency. Number of deaths, 0 death, 1 death, 2, 3, 4. 122, 46, 23, 8 and 1. This is given to you. ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को? I need to find out the frequency. And one more value is given to me, that is e raised to minus 0.6, which is equal to 0.5488. तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मीन इज इक्वल टू 0.6, एम इज 0.6, लेकिन माय सजेशन इज टू कंसिडर द फैक्ट दैट अगर हमें मीन नहीं दिया है तो, अगर हमें मीन नहीं दिया है तो क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा फिर, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने मीन कैसे फाइंड आउट किया था, समेशन एफ आई एक्स आई के हेल्प से अपन ने मीन फाइंड आउट किया था, तो सेम करेंगे अपन यहाँ पे भी। मीन is equal to m is equal to summation fi xi अपॉन समेशन fi। मैंने तब भी बोला था, बाइनोमियल के टाइम पे भी बोला था मैंने कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिटिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो यस, यहाँ पे नहीं पूछते जनरली, वो एग्जाम में बहुत पहले पूछा था, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है टाइप 4, बस मॉड्यूल में एक एक क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ये नोट्स में भी इंक्लूड किया है कि मॉड्यूल का क्वेश्चन देखने के बाद फिर तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे ये हमारा हुआ नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यस, समेशन एफ आई एक्स आई से मुझे क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। So what is summation fi xi? 0 into 122 plus 1 into 46 plus 2 into 23 plus 3 into 8 plus 4 into 1 divided by summation fi. Summation fi कितना है? 122, 46, 23, 8 and 1. करेक्ट है ना? तो यस, क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 0.6। चेक करके देखो, यू विल गेट इट एज 0.6। तो हमने तो यहीं पे आइडेंटिफाई किया था, लेकिन अगर e रेज टू माइनस 0.6 ऐसा वैल्यू नहीं दिया है तो तुम्हें अटकना नहीं है, तुम्हें उसको
कैलकुलेट करके देखना है कि मीन आता है क्या 0.6. यू विल हैव टू चेक इट आउट कि मीन 0.6 आता है क्या. ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अब क्या पूछा है उन्होंने? व्हाट दे हैव आस्क्ड, they have asked us to find out probability of x greater than or equal to 1, and also they have asked us to find out what expected frequency. They have asked us to find out what expected frequency. तो चलो तो प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करते हैं. p of x greater than or equal to 1, क्या लिखोगे फिर इसको? 1 minus p of 0 लिखोगे. Can you tell me answer for this? चलो फास्ट टेल मी आंसर फॉर दिस 1 minus p of 0 के लिए आंसर बताओ. यस 0.4512. p of 0 क्या होता है? 1 minus e raised to minus n. 0.6 raised to 0, 0 factorial. और 1 minus, this is 1, again this is also 1, and this is how much? 0.5488. So कितना आता है? 0.4512. क्या पूछा उन्होंने? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो ना. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा फिर? प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल फ्रीक्वेंसी है ना. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट्स देखा है ना तुम लोगों ने. तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल सेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी. तो वैसे ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी. तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? समेशन fi देखो कितना आता है एंड टेल मी द आंसर. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी. चलो फास्ट. टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी. So what is total frequency? 200. Is it 200? 122 plus 46 plus 23 plus 8 plus 1. That comes out to be 200. So 200 into 0.4512, which comes out to be 90.24. So which is approximately 90. Which is approximately what? 90. So expected frequency क्या हो गया फिर? It comes out to be 90. Now there is question from module, which is set C का question number 13. Set C का question number 13. Mistakes per page दिया हुआ है, number of pages दिया हुआ है. Yes. So number of page is nothing but frequency. And this is nothing but your xi values. So try to solve, try to get the answer of mean, try to find the sum of frequencies. Chalo fast. Mistake per page. Same process repeat करना है. Mistake per page. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Number of pages 76, 74, 29, 17, 3 and 1. Chalo, try to solve it. Sum of frequencies for x is equal to 0, x is equal to 1, and x is equal to 2. This thing we are going to find out. So yes, first of all, try to find out mean, then try to find out p of 0, p of 1, and p of 2.
Yes, how much is mean? How much is mean? Is what? Summation fi xi upon summation fi. How much is mean? 0 into 76, 1 into 74, 2 into 29, 3 into 17, 4 into 3, 5 into 1. Whole divided by 76, 74, 29, 17, 3 and 1. Chalo, tell me the answer fast. One IIA. This is 1. Okay, this is 1. P of 0 plus P of 1 plus P of 2. ये हमें find out करना है. How much is P of 0? E raised to minus 1. 1 raised to 0 upon 0 factorial. E raised to minus 1. 1 raised to 1 upon 1 factorial. E raised to minus 1. 1 raised to 2 upon 2 factorial. So e raised to minus 1. This is what? 1. This is what? 1. This is what? 1 by 2. How much is this? E raised to minus 1 का value कितना आया? 1 divided by 2.72. It should be 0.3679 into 5 by 2. So it comes out to be 0.91975. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोलो. अभी उन्होंने बोला है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना? वी डोंट वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी. चलो बताओ क्या होगा फिर आंसर? What would be the answer? Yes, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें. Okay, I will have to multiply this thing by 2. So expected frequency is what? 200 into 0.91975, which comes out to be 183.95, which is 184. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. सो जब भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट्स बोलेंगे, तो टोटल नंबर से अपन को उसको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई. रिमेंबर दिस थिंग. ओके,
चलो नेक्स्ट टाइप 5। अब टाइप 5 में थोड़ा सा पीडीएफ पे ही लिख के बताऊंगी, इट इज काइंड ऑफ थ्योरी। देखो, मोड्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हम लोगों ने मोड्स, उसमें दो चीजें थी, एक अगर इंटीजर आया या फिर एक अगर फ्रैक्शन आया तो क्या करना है ना? ये क्या बोलते अपन तुम्हारा एक अगर फ्रैक्शन आया और एक इंटीजर आया तो क्या सीन बनता है ना? ये हम लोगों ने देखा था। तो सेम यहाँ पे है, बस किसी को याद है बाइनोमियल में मैंने क्या बताया था? मोड्स फाइंड आउट करने के लिए बाइनोमियल में मैंने क्या बताया था? यस, किसी को याद नहीं है? यस यस यस, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, देख के भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, के का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। व्हाट इज के? n+1 इंटू पी। और अगर के तुम्हारा इंटीजर आता है तो इट इज बाइमोडल, और के तुम्हारा फ्रैक्शन आता है तो इट इज यूनिमोडल, है ना? तो ये चीज मैंने तुम लोगों को बताया था। ओके, तो चलो फिर अभी चलते हैं आगे। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिमोडल भी हो सकता है एंड बाइमोडल भी हो सकता है, नॉट टू वरी अबाउट इट, सेम सिचुएशन है। इट कैन बी यूनिमोडल और इट कैन बी बाइमोडल। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमोडल? सिंगल मोड। व्हाट डू यू मीन बाय बाइमोडल? टू मोड्स। यूनिमोडल मतलब सिंगल मोड एंड बाइमोडल मीन्स व्हाट? टू मोड्स। ठीक है, सो यस, तो ये कब यूनिमोडल होता है और कब बाइमोडल होता है? ठीक है, सो अगेन इफ m इज इंटीजर, यहाँ पे k पिक्चर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर m का वैल्यू मतलब मीन का वैल्यू अगर इंटीजर है तो इट इज विच डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मोड्स आर गिवन बाय m एंड m-1। जैसे कि देखो एग्जांपल दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 200, p इज इक्वल टू 0.015, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो 3 इज व्हाट? इंटीजर। तो अगर इंटीजर आता है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइमोडल एंड मोड्स क्या होंगे? m, m-1। सो इसके मोड्स क्या हो गए? 3 एंड 2। सो क्या याद रखना है? इफ m is integer, if m is integer, then I'll be having two modes, which is m and m-1, m and m-1, and hence I call that distribution as what? Bimodal distribution. So this was about what? Bimodal. Unimodal का तुम खुद बता सकते हो, when it could be unimodal, when m is what? When m is what? Fraction. Poisson distribution is what? Unimodal. So what are the modes? Mode is equal to integral value. जैसे कि p of 3.4, तो मोड क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू मीन्स व्हाट? 3। 3.4 है ना, तो 3.4 का इंटीग्रल वैल्यू क्या है? इंटीग्रल वैल्यू मतलब जो कंप्लीट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट मत करो, अप्रोक्सीमेट नहीं किया है अपन ने। मैंने क्या बोला? जो कंप्लीट वैल्यू है। 3.4 में कंप्लीट वैल्यू कौन सा है? 3 है, सो इट इज मोड। 2.9 में कंप्लीट वैल्यू कौन सा है? 2 है, सो इट इज मोड। ठीक है, सो क्या देखा अपन ने? इफ m is fraction, Poisson distribution is unimodal. If m is integer, then Poisson distribution is what? Bimodal. ठीक है, understood? Yes, any doubt? Okay, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। कुछ यहां तक डाउट है तो बोलो। पहला थ्योरी पॉइंट,
modes of Poisson distribution. Check it out. Done? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब. Let's move to next part now. Poisson distribution is positively skewed. कौन बताएगा मुझे binomial distribution क्या था? Who can tell me what was binomial distribution? Who can tell me what was binomial distribution? नहीं, वो नहीं पूछ रहे मैं. Was it positively skewed? Was it negatively skewed? Was it symmetric? क्या था वो? था क्या वो? Correct. So binomial distribution can be any three of them. मतलब binomial distribution जो है वो positively skewed भी हो सकता है, symmetric भी हो सकता है and negatively skewed भी हो सकता है. तीनों में से वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना? तीनों में से वो कुछ भी हो सकता है. It can be positive, it can be positively skewed, it can be negatively skewed, it can be symmetric. ठीक है ना? So Poisson distribution is what? Positively skewed. ठीक है ना? Additive property of Poisson distribution जो है वो compulsorily positively skewed होता है. Binomial distribution can be skewed मतलब there is no symmetricity. Skewed मतलब lack of symmetricity. Zero skewness मतलब there is perfect symmetricity. ये है पॉजिटिवली स्क्यूड, ये है नेगेटिवली स्क्यूड, ये है सिमेट्रिक. जब भी वो अपन बोलते हैं सिमेट्रिक, इट इज जीरो स्क्यूनेस. इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में, बाकी कुछ नहीं है. पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब जीरो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस इज देयर. ओके. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज कंपल्सरीली पॉजिटिवली स्क्यूड. सो यस, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें स्क्यूनेस चैप्टर नहीं है, तुम्हें स्क्यूनेस का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही है. थ्योरी में पूछ रहे बस. तो फालतू का स्क्यूनेस के फॉर्मूला वगैरह बताने से कुछ मतलब नहीं बनता है, या फिर स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है. स्क्यूनेस इज बेसिकली हाउ मच अनसिमेट्रिक योर डेटा इज. How much unsymmetric your data is. If skewness is 0, there is no unsymmetricity. There is only symmetricity. Whenever you say zero skewness, इतना ही कॉन्सेप्ट है. ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, नहीं है तुम्हें पूछा ही नहीं है कुछ, बाकी कुछ है ही नहीं तुम्हारे इसमें स्क्यूनेस के बारे में. तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. X follows Poisson distribution with some other parameter. Y also follows Poisson distribution with some other parameter. और उन्होंने पूछा है कि x plus y जो है वो क्या फॉलो करेगा, which distribution it will follow. So yes, which distribution it will follow. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ओनली है ना. देखो ना, पी दिखाई दे रहे हैं ना तुम लोगों को. हमने बाइनोमियल में क्या देखा था, x follows binomial distribution with parameters n1 and p.
y follows binomial distribution with parameter n2 and p. तो x plus y भी binomial distribution follow करेगा with some parameters n1 plus n2 p. ये पूछते हैं, थ्योरी में पूछते हैं कि अगर x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, y बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो x प्लस y कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे? तो वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अगर x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, y पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो x प्लस y कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे? तो वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेंगे। वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? सो दिस इज द वे to find out distribution followed by x plus y. अब x का कुछ वैल्यू देंगे, y का कुछ वैल्यू देंगे और हमें फाइंड आउट करना है x plus y के केस में प्रोबेबिलिटी। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी देयर नाउ। ओके, देखो ध्यान दो अभी। देखो क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, m1 जो है वो 2 है, m2 जो है वो क्या है, 3 है। तो x follows Poisson distribution with parameter 2, y follows Poisson distribution with parameter 3, x plus y जो है वो भी Poisson distribution follow करेंगे with parameter 2 plus 3. So x plus y will follow Poisson distribution with parameter 5. तो x का अगर मीन 2 है, y का अगर मीन 3 है, तो x plus y के केस में मीन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट। अगर x का मीन 2 है, y का मीन 3 है, तो x प्लस y का मीन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस y का मीन जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो यस, अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। क्या दिया उन्होंने, x follows Poisson distribution with parameter 1, y follows Poisson distribution with parameter 2. तो x plus y जो है consider it as z, consider it as z. So p follows, sorry, x plus y again will follow what, Poisson distribution with parameter what, z, I mean with parameter what, yes. तो पहले पैरामीटर बताना पड़ेगा, एक मिनट। x plus y will follow Poisson distribution with parameter what, x plus y will follow Poisson distribution with parameter 1 plus 2. Understood? So x plus y will follow Poisson distribution with parameter 3. तो x plus y के लिए पैरामीटर क्या है, 3 है। x plus y के लिए पैरामीटर क्या है, 3 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट x plus y is greater than or equal to 1. तो क्या हो जाएगा, 1 minus p of 0. 1 minus p of 0 means what? Yes, 1 minus p of 0 means what? e raised to minus m, लेकिन इस केस में m क्या होगा, 3 होगा। 3 raised to 0 upon 0 factorial. थ्री रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो कितना है फिर ये, 1 माइनस ई रेज टू -3। ध्यान दो, पहले फिर से एक बार बताती हूँ मैं। x जो है इट फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1, y जो है वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर 2, है ना। x जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर 1, y जो है वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर 2। x प्लस वाई का क्या सीन होगा, x प्लस वाई भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद पैरामीटर 1 plus 2 which is 3, which is what, 3. So x plus y is greater than or equal to 1. ये हमें फाइंड आउट करना है। So what I'm going to do is 1 minus p of 0. लेकिन since I'm operating x plus y, I'm going to consider this m, है ना। I'm going to consider this m, which is your 3. So 1 minus p of 0 is what, e raised to -3, 3 raised to 0 upon 0 factorial. So this is what, 1 minus e raised to -3. बताओ कितना आता है।
करेक्ट। कितना आ रहा है ये? अच्छा, e रेज टू -3 का वैल्यू 0.0496। सो हाउ मच इज दिस देन? 0.95। ठीक है, 0.95। करेक्ट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी ये जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगला वाला डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई वोंट से कि मतलब थ्योरी जो है वो ज्यादातर पूछी जाती है, बट एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि फर्मली नहीं बोल सकते ऐसा कि क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आएंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिपेयर मत करो, वी कांट डिनाई दैट फैक्ट कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे वगैरह, ठीक है। सो जो तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्वेश्चंस जनरली 80% केसेस में थ्योरी पे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी उसका बैकग्राउंड है। थ्योरी मतलब क्या होगा? वही बाई मॉडल है, यूनी मॉडल है, क्या है उसका, मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है उसको, मतलब इस बेसिस पे, स्क्यूनेस के बेसिस पे। स्क्यूनेस इज एक्चुअली थ्योरी पार्ट, ओके, तुम्हारे लिए। एक्चुअली स्क्यूनेस कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इट इज नॉट इन योर सिलेबस। बस स्क्यूनेस तुम्हें बस इतने इतने के लिए समझना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, कौन सा असिमेट्रिक है। बस हमें इतना देखने के लिए स्क्यूनेस का बस कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पूरा पूरा स्क्यूनेस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो जरूरी है वो पढ़ो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, विच डिस्ट्रीब्यूशन इट इज? इट इज ए टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी पार्ट है तो मैं पीडीएफ पे ही पढ़ा रही हूँ, नोट्स में नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट हमारे पास दो तरीके के रैंडम वेरिएबल्स थे, है ना। हमारे पास दो तरीके के रैंडम वेरिएबल्स थे। एक था व्हाट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दूसरा था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। याद आ रहा है कुछ? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मैंने क्या एग्जांपल्स दिए थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ बॉटल्स, या फिर मार्क्स। मार्क्स नहीं बोल सकता एक्चुअली डिस्क्रीट में, बिकॉज डेसिमल्स में भी हो सकते हैं मार्क्स, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं पॉइंट्स। उसके बाद आई वुड से नंबर ऑफ मूवीज, ओके, विच वर प्लेड इन थिएटर इन लास्ट मंथ। तो ये क्या हो गया? डिस्क्रीट हो गया, है ना। लेकिन कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया ना। क्या हो सकता है? 25.25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है टेम्परेचर, 32.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर कम्स अंडर व्हाट? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल के दो तरीके के, दो टाइप के दो टाइप देखे थे अपन ने। एक था डिस्क्रीट, फिर से एक बार बता रही हूँ ये, एक था कंटिन्यूअस, है ना। तो कंटिन्यूअस में कौन आता है? जो मेजरेबल होते हैं वो कंटिन्यूअस में आते हैं, और जो काउंटेबल होते हैं वो डिस्क्रीट में आते हैं। जो काउंटेबल होते हैं वो डिस्क्रीट में आते हैं, जो मेजरेबल होते हैं वो कंटिन्यूअस में आते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। तो फिर यस, तो जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डिस्क्रीट है उसके लिए हमारे पास है बाइनोमियल
एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूअस है उसके लिए हमारे पास है व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये है रैंडम वेरिएबल के टाइप्स। अब ये दोनों तो अपने हो चुके हैं, अब अपन फोकस कर रहे हैं इस पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज व्हाट, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है ना, वो कंपल्सरीली इसी टाइप का होता है, मतलब सिमेट्रिक होता है। और ये जो कर्व है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, आई मीन गॉसियन कर्व बोलते हैं। ये जो बेल शेप्ड कर्व है इसको अपन बोलते हैं गॉसियन कर्व, इसको बेल शेप्ड कर्व भी बोला जाता है। ओके, सो अगर कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो व्हाट आई कैन से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, Poisson distribution is positively skewed, and binomial can be anything. Binomial can be anything which can be positively skewed, which can be negatively skewed, or which can be symmetric. So binomial distribution can be anything. It can be symmetric, it can be positively skewed, it can be negatively skewed. It will depend on what? Probabilities. Okay, it will depend on what? Probabilities. P and Q के वैल्यूज पे वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा या सिमेट्रिक होगा। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपल्सरीली पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। जो तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सो यस, कुछ नोट करना है कर लो, टेक 2 मिनट्स। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को क्या बोलते हैं अपन, गॉसियन कर्व बोलते हैं या फिर बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं, है ना। डन, नोटेड डाउन। ओके, सो और एक चीज देखते हैं अपन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसके बारे में। चलो देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, X follows binomial distribution with parameters n and p. Poisson distribution, X follows Poisson distribution with parameter m. X follows normal distribution with parameter mu and sigma square. ओके, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है n and p, तो इस वजह से इसको अपन बोलते हैं बाय पैरामीट्रिक। n is what, number of trials, p is what, probability of success in single trial, है ना, ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। यहाँ पे m is what, mean. Since there is only one parameter, we call it as uniparametric. We call it as uniparametric. यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, mu is mean, sigma square is variance. Again there are two parameters, so it is what, biparametric.
So there are two parameters. So it is biparametric. Which one is biparametric? Binomial and normal distribution. Which one is uniparametric? Poisson distribution is what? Uniparametric. Okay. So yes. Okay, so remember these things. Whenever there are two parameters involved, we call it as biparametric. Whenever there is single parameter involved, we call it as uniparametric. So what are the examples of biparametric? We have already seen binomial distribution is two parameters, and NP, we have solved so many questions based on that. So N is what? Number of trials. P is what? Probability of success in single trial. So there are two parameters. So we call it as what? Biparametric. Basically, what do you mean by parameters? अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना है तो मुझे वो दो वैल्यूज पता होना जरूरी है, तभी तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते हो. इफ आई नो दीज टू वैल्यूज इन एनपी, ओनली देन आई कैन solve what? Binomial distribution question. What do you mean by parameter? This is single parameter. So if I know the value of m, only then I can solve the questions of Poisson distribution. Normal distribution mein, again, if I have values of mu and sigma square, only then I can solve what? Normal distribution based function. I mean question. So note karna hai, kar lo. Okay, done. Okay, let's move to next part now. So this was the background of your normal distribution and everything. Now this is the formula for Poisson distribution, sorry, normal distribution. इस फॉर्मूला का यूज सिर्फ कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही होगा, जैसे कि कुछ देखो इस तरीके से, इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा and you will have to compare this expression with this formula and get the values of mu and sigma. Just by observation, you can tell me what is mu. This is mu and this is 70. So mean is what? 70. Again, sigma root of 2 pi. Sigma root of 2 pi and ये root 128 को कंपेयर करो, तुम्हें यहाँ से सिग्मा मिल जाएगा. सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज जो तुम्हारे एक्चुअल सॉल्विंग वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ती. क्या होता है ना, इस फॉर्मूला के बेसिस पे एक टेबल प्रिपेयर हुआ है एंड उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं. मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी लेक्चर के बाद. वो जो टेबल है उसमें सारे वैल्यूज रेडिली अवेलेबल है, तो इस वजह से कोई फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट करने के एफर्ट्स नहीं लेता. यू जस्ट रेफर टू द टेबल, यू विल गेट द वैल्यूज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड द कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं फॉर्मूला की तरफ जाऊंगी. ठीक है, पहले इस कर्व को आइडेंटिफाई करो कि ये कर्व है क्या. व्हाट इज दिस कर्व? So as I told you, this is what? Bell-shaped curve. Bell-shaped curve means what? It is like this. उसको और एक नाम बोला और एक नाम से बोला जाता है. क्या है वो? Gaussian distribution curve. We can call it as Gaussian curve also. Okay. So there are two values. I think I will have to introduce about standard normal distribution. तो ठीक है, बताना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला. I thought थोड़ा फॉर्मूला आराम से पढ़ेंगे, बट ठीक है, बताना पड़ेगा अभी. ठीक है, तो देखते हैं फिर फॉर्मूला क्या है. सो fx इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई e रेज टू माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. सो
sigma is what? Standard deviation. Mu is what? Mean. Sigma is standard deviation and mu is what? Mean. Okay. Mu and sigma are constants and sigma has to be greater than 0. तो ये फॉर्मूला है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं. हियर इज ई के पावर में ये पूरा टर्म है, ई के पावर में ये पूरा टर्म है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज रूट ऑफ 2 पाई, दिस इज ई. अब इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब जिस फॉर्मूला से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते आएगा उसको अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. मैं तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार्टिंग में क्या बताया था? वी फॉर्म ए फॉर्मूला सो दैट जो आइडेंटिकल केसेस है उसको अपन एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, और एल्स वो सारे केसेस में अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं उस फॉर्मूला का यूज कर सकती हूँ. सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, वो हम एक फॉर्मूला देते हैं, वो फॉर्मूला क्या करता है कि उसी टाइप के केसेस आते हैं पिक्चर में तो अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी का, इसके लिए फॉर्मूला हेल्प करता है. तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब जो भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस आएंगे उसमें अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? अब किया क्या इन लोगों ने, जिस टेबल की मैं बात कर रही थी, उस टेबल को एक्चुअली स्टैंडर्डाइज किया हुआ है. स्टैंडर्डाइज किया हुआ है मतलब इस फॉर्मूला में कुछ अजम्पशंस किए हुए हैं. अब क्या अजम्पशंस है? mu इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1. ये अजम्पशंस है. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में ये अजम्पशंस किए हुए हैं. mu is equal to 0 and sigma is equal to 1. When you substitute these values in the formula, your f of x gets converted into f of z. Whenever you substitute these values in the formula, your f of x gets converted into f of z. f of z में convert हुआ मतलब normal distribution is standardized. Normal distribution is standardized. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए व्हाट वी डू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए व्हाट वी डू, वी पुट म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1. और जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज हुआ है मतलब क्या है कि देखो अभी ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम x के अगर वैल्यूज तुम्हें रखने हैं तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x व्हिच वी कैन पुट. ओके, बट जो क्या बोलते हैं तुम्हारा फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 ये अजम्पशंस करते हैं टू गेट दैट फॉर्मूला इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है, अब देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पे 0. क्या बोला मैंने? whenever you will be substituting these values x gets converted into z. तो ये हो गया f of z 1 upon सिग्मा हो गया 1 रूट ऑफ 2 पाई. ओके, रूट ऑफ व्हाट? 2 पाई. e raised to x gets converted into z. ये म्यू 0 है, म्यू इज 0 in this case. This mu becomes 0, so it becomes z square upon sigma is 1, so it becomes 2. फिर से एक बार देखो, ध्यान दो, स्टैंडर्डाइज करना है हमें
स्टैंडर्ड्स करना है मतलब क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1. सो एफ ऑफ एक्स का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, एफ ऑफ जेड में हो जाएगा. एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इज 1, so it is root of 2 pi e raised to minus 1 by 2. Mu is 0, x gets converted into z, sigma is 1. Check it out. बन गया है फॉर्मूला. ओके, सो ये जो फॉर्मूला है दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरली इस फॉर्मूला के बेसिस पे टेबल बनाया जाता है. गो थ्रू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेल मी क्या क्या डाउट्स है तुम्हें. पक्का? ओके. केजल बोलो. फॉर्मूला पे मत जाओ, मतलब फॉर्मूला ज्यादा यूज भी नहीं होता है. ठीक है, चलो क्या है, क्या दिया उन्होंने. PDF is this. What is my formula? Fx is equal to 1 upon sigma root of 2 pi e raised to minus half x minus mu upon sigma whole square. Look at the formula and tell me what would be the value of mu. Tell me fast. Look at the formula, compare the formula and tell me the value of mu. Easy. Mu and this 70 है ना. So mu कितना आया, 70. उसके बाद सिग्मा रूट 2 पाई इज इक्वल टू रूट 128. दूसरा एक्सप्रेशन मैंने कंपेयर किया, चेक इट आउट, दिस वन, दिस एंड दिस. ठीक है, सो 28 पाई क्या हो जाएगा फिर ये, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो इट्स सिग्मा स्क्वायर into 2 pi is 128 pi. So this and this will go. Sigma square is 64. Sigma is 8. Okay, that is actually 64 I want because they have asked me to find out what variance. तो variance कितना हो गया फिर 64. Mean कितना हो गया फिर 70. Mean is 70. Variance 64. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो.
बोलो संतोष, बोलो बोलो संतोष, बोलो, कुछ डाउट है? 6 अंडर रूट 2 पाई कैसे आएगा मैडम? 6 इक्वल टू 36 इंटू 4 144 आएगा ना? क्या हुआ, मुझे नहीं समझा, क्या बोल रहे तू? स्क्वायर किया ना अपन ने दोनों साइड पे, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, इसका रूट निकल गया और इसका भी रूट निकल गया। कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है तू संतोष? नींद नहीं हुई क्या 6 तेरी का आज? स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना मैडम? 36 इंटू 2। क्या हुआ, 36 into 2 कहाँ से आया? सॉरी सर। समझ में आया कि क्या बोल रहे तू संतोष? मैंने क्या किया, इस समझ में आ एक्सप्रेशन, गया मैडम। हाँ इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, सिग्मा स्क्वायर 2 पाई एंड 128 तो पाई पाई निकल गए, ये तो डिवीजन में गया, 64 आया। सो सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट? 64 है ना? तो वेरिएंस क्या हो गया? 64। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर हो जाएंगे 70 एंड 64। ये हो गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा, मीन एंड वेरिएंस दोनों बताओगे अभी तुम लोग, हाँ दोनों के वैल्यूज बताओगे, चलो फास्ट। डन, मीन इज 15, वेरिएंस इज 2। Okay, now compare with this, 1 upon sigma root of 2 pi e raised to minus half x minus mu upon sigma whole square, है ना? So what is this? म्यू तो कितना आ जाएगा? म्यू तो 15 आया, म्यू का तो कोई लोड नहीं, म्यू इज 15, ठीक है। सिग्मा 2 पाई कितना है? सिग्मा रूट 2 पाई इज हाउ मच? रूट ऑफ पाई, है ना? तो सिग्मा स्क्वायर so it becomes sigma square into 2 pi equal to pi. So this and this will go. So sigma square is variance कितना आया फिर? Go through the question. कुछ नहीं करना है हमें, बस फॉर्मूला को कंपेयर करना है, nothing else. Okay, you just have to compare the formula. E raised to minus half x minus mu upon sigma whole square. Check it out. Mu is what? 15 and इसको और इसको compare किया, sigma root of 2 pi equal to root of pi. So then squaring both the sides, what I'll get? X sigma square into 2 pi equal to pi. So pi pi will go, sigma square is half. Understood? कुछ डाउट है यहाँ तक तो बोलो।
डन? एनी डाउट टू एनीवन? चले फिर आगे। Normal distribution curve is bell-shaped curve and it is symmetric about x is equal to mu and z is equal to 0. अब x is equal to mu, z is equal to 0. x and mu के बीच में, x and z के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखो, हमने क्या बोला था कि जब तुम mu को 0 करोगे और सिग्मा को 1 करोगे, तुम्हारा x जो है वो बन जाता है z. जब तुम mu को 0 करोगे और सिग्मा को 1 करोगे, तुम्हारा x बन जाता है z. That is why we frame the formula z is equal to x minus mu upon sigma. देखो इस फॉर्मूला में mu को कर दिया 0, सिग्मा को कर दिया 1. क्या आया फिर? z is equal to, from this z is equal to x. From this z is equal to x I got, है ना? mu को 0 कर दिया, सिग्मा को 1 कर दिया, mu को 0 कर दिया, सिग्मा को 1 कर दिया, z is equal to x. ठीक है ना? z is equal to x. अब चलते हैं आगे। देखो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? if I have z is equal to 1, if I have z is equal to 1, check it out. This implies 1 is equal to x minus mu upon sigma. So x is equal to, sigma will come here and mu will be added, mu plus sigma. If I have z is equal to -1, what does that mean? ये पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ये सिंपल है पर पूछते हैं, x minus mu upon sigma. So this is what? Minus sigma and mu gets added, equal to x. So mu minus sigma, mu plus sigma. When z is equal to 1 and z is equal to -1. Now let's take another value. Let's take z is equal to, let's take z is equal to 2. So I'm substituting 2 here, 2 here. Here I'm going to substitute 2. इसका सिग्निफिकेंस बताती हूँ मैं थोड़ी देर बाद. X minus mu upon sigma. So what it is? X is equal to what? Mu plus 2 sigma. That is equal to -2. -2 equal to x minus mu upon sigma. तो क्या हो जाएगा ये? -2 sigma and ये plus mu is equal to x. ठीक है ना? So x is equal to mu minus 2 sigma, x is equal to mu plus 2 sigma. Next. अगला z is equal to 3. चेक करके देखो. Tell me what would be z is equal to 3 and z is equal to -3. Tell me fast. Just by observation you can tell me. हाँ चलो बताओ जल्दी.
मीन क्या हो जाएगा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, एंड दिस इज व्हाट, x इज इक्वल टू म्यू प्लस 4 सिग्मा। ठीक है ना। सो व्हेनेवर z इज इक्वल टू, व्हेनेवर z इज इक्वल टू 0, व्हाट इट वुड बी, z इज इक्वल टू 0 के केस में क्या हो जाएगा बताओ अभी, व्हेनेवर z इज इक्वल टू 0, व्हाट वुड बी x? Whenever z is equal to 0, what would be x? सब्स्टिट्यूट करके देखो, यहाँ पे z is equal to 0, z is equal to 0, सब्स्टिट्यूट करके देखो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे 0 गया, x is equal to what, म्यू, तो z is equal to 0 corresponds to x is equal to म्यू। उसके बाद z is equal to 2 corresponds to x is equal to mu plus 2 sigma. After that, z is equal to minus 2 corresponds to x is equal to mu minus 2 sigma. Then z is equal to 1, sorry, z is equal to 1 corresponds to x equal to mu plus sigma. Z is equal to minus 1 corresponds to x is equal to mu minus sigma. And then z is equal to 3 corresponds to x is equal to mu plus 3 sigma. Z is equal to minus 3 corresponds to x is equal to mu minus 3 sigma. तो ये सारे अपन को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गए। अब ग्राफ की तरफ देखो, क्या समझ में आया? दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, if you check it out, this graph is symmetric about x is equal to mu and z is equal to 0. This graph is symmetric about x is equal to mu and z is equal to 0. So here mu minus sigma is nothing but ये किसके वैल्यूज है, ये x के वैल्यूज है, mu minus sigma, mu minus 2 sigma, mu minus 3 sigma, mu plus sigma, mu plus 2 sigma, mu plus 3 sigma, ये सारे x के वैल्यूज है। नीचे क्या है, z is equal to 0, z is equal to 1, z is equal to minus 1, z is equal to 2, z is equal to minus, ये सारे z के वैल्यूज है। So the graph, if graph is converted into z values, then your graph would be symmetric about z is equal to 0, and if it is in terms of x, your graph would be symmetric about x is equal to mu. Okay, so remember this thing, very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं वो लोग। Graph is symmetric about what? Z is equal to 0 and mu is equal to sigma. Z is equal to 2 corresponds to which value? Mu plus 2 sigma. Okay. Z is equal to minus 3 corresponds to which value? Mu minus 3 sigma. So two tails of the curve extend indefinitely on both the sides of the curve. Both tails never touch horizontal axis. So this horizontal x-axis is called as what? Asymptote. ठीक है, तो ये जो है इस केस में ये कभी टच नहीं होता है एक्स एक्सिस को, दोनों साइड में, इस साइड में भी, इस साइड में भी ये कभी टच नहीं होता है एक्स एक्सिस को। सो इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। ठीक है, एंड z is equal to minus 3.99 means approximately z is equal to minus 4 and approximately z is equal to 4. इसके बाद वाला जो एरिया है ना, इसके बाद वाला जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 0 कंसिडर किया जाता है। इसके बाद ऑलमोस्ट इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो एरिया, एक्चुअली देयर इज एरिया बट इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच, सो इट इज अज्यूम्ड दैट आफ्टर दिस the area means what? Area means what? This is the area, है ना, this is the area, so this area is what? 0 after this, after what? Plus 4 and minus 4, all those areas are what? 0. It is assumed that these areas are what? 0. All right, okay, तो yes, तो ये था तुम्हारा पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बैकग्राउंड। अब अपन एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है ओपन कल के क्लास में देखते हैं फ्रेश मोड में। ठीक है, सो गो थ्रू दी टॉपिक, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का,
I'm not ignoring the fact that numericals cannot be asked. Numericals can also be asked. Okay? So yes, let's stop here now. We'll continue in tomorrow's class. Tomorrow it will be offline, face to face.